नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जीवन शर्मा में। दोस्तों आज का अपना जो चैप्टर है वो कक्षा 10वीं के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, और आज हम पढ़ेंगे समरूपता अध्याय प्रश्नमाला 11.3 और उसके अंतिम दो प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 14 और 15 आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दोस्तों। यानी इसी वीडियो के साथ आज हमारी 11.3 जो प्रश्नमाला है वो कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस महत्वपूर्ण चैप्टर की तरफ और मिलते हैं वीडियो के अंत में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न, यानी इस प्रश्नमाला का प्रश्न संख्या 14 शुरू करेंगे आज कि आकृति में दर्शाए अनुसार ये जो बातें हैं जो दोस्तों प्रश्न में दी गई है। चलिए सबसे पहले यही लिखते हैं कि आपको यहाँ प्रश्न में हमें क्या क्या दिया गया है। चलिए यहाँ पे दिया गया पहले ए बी लंब बी सी। दोस्तों यहां जो ए बी है वो लंब है किस पर? बी सी पर। देखिए कहां पे ए बी और लंब बी सी। चलिए ये रहा ए बी, ये क्या है? लंब है। किस पर है? BC पर। यानी ये AB जो है वो BC के ऊपर जहां मिल रहा है वहां 90 डिग्री का कोण। दोस्तों लंब मतलब 90 डिग्री का कोण। आगे देखिए DC लंब BC, और ये जो DC है वो भी लंब है किस पर? BC पर। ये भी BC पर लंब, ये भी BC पर लंब है। चलिए कहां है DC? देखिए ये रहा DC और ये लंब बना रहा है किस पर? ये BC पर। यानी BC पर जहां मिलेगा वहां ये पूरा कोण 90 डिग्री का। दोस्तों ये ध्यान रखें। आगे और दिया गया है कि जो DE है वो भी लंब है AC पर। चलिए ये कहां पे? देखिए ये रहा DE, ध्यान रखें दोस्तों ये DE है और ये DE क्या है? लंब है। किस पर लंब है? AC पर। ये रहा AC, ये AC पर लंब है। इस प्रकार से हमने क्या देखा कि भाई इन तीनों कंडीशन के अंदर ये सब क्या है? समकोण। जहां लंब बने वो क्या होते हैं दोस्तों? समकोण। ये जरूर ध्यान रखें। आगे सिद्ध करना है, क्योंकि प्रश्न में केवल ये इतनी बातें ही दी रखी है, ये हमने लिख दी। अब करना है कि भाई सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है दोस्तों। यहां पे देखिए CED समरूप त्रिभुज ABC। हमें तो केवल यह सिद्ध करना है कि ये जो दोनों त्रिभुज है वो आपस में समरूप है, और हमें पता है कि दो त्रिभुजों को समरूप करने के लिए उनके समरूप होने के जो नियम है उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। समरूपता के जो नियम है उसमें से कोई भी एक नियम अगर आप कंप्लीट कर लेते हो दोस्तों तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो हमने क्या देखा कि यहां जो बातें दी गई है वो लगभग सबकी किसकी है? कोणों की बात कर रहे हैं। अगर भुजाओं की कोई बात हुई होती, अगर भुजाओं के कोई मान दिए हुए होते तो भुजाओं का अनुपात जरूर करते। चलिए शुरू करते हैं कि भाई जो दिया गया है उसी से सारी बातें होगी, ये जरूर ध्यान रखें। ठीक है, चलिए हमने क्या देखा कि ये जो AB है वो BC पर क्या है? लंब। जो DC है वो भी BC पर क्या है? लंब है। हमने क्या देखा कि AB और DC दो ऐसे रेखाखंड है जो एक ही भुजा एक ही रेखा पर क्या है? लंब है। और ध्यान रखें जब दोस्तों एक ही रेखा या एक ही भुजा पर दो लंब डाल दिए जाए तो वे लंब परस्पर समांतर होते हैं, ये जरूर ध्यान रखें। यहां देखिए ये कौन है? ये है अपना BC जो यहां दिया गया है BC, और ये जो AB यहां है वो भी BC पर लंब है, और ये जो DC है वो भी AB पर BC पर ही लंब है। जब एक ही भुजा पर दो लंब डाले जाते हैं दोस्तों तो वे हमेशा समरूप होते हैं। ध्यान रखें, एक ही रेखा पर डाले गए लंब परस्पर समांतर होते हैं। ये जरूर ध्यान रखें कि भाई एक ही रेखा पर यदि दो लंब डाल दिए जाए तो वे दोनों परस्पर समांतर होते हैं। तो हमने क्या क्या लंब डाले गए यहां पर? एक लंब है AB और एक लंब है DC। AB और DC, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे दोस्तों? समांतर। अब समांतर रेखाओं के बारे में हमने कक्षा 7वीं से पढ़ना शुरू कर दिया है। देखिए ये दोनों क्या हो गई? समांतर। अब इनके बारे में 7वीं क्लास में क्या पढ़ा था कि जो रेखाएं समांतर होती है उनको काटने वाली यदि कोई रेखा आ जाए जो इन दोनों को काटती हो, जैसे देखिए ये समांतर रेखाएं ये इन दोनों को काट रही है ना, इसको दोस्तों तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं। जो समांतर रेखाओं से गुजरती है वो होती है तिर्यक छेदी रेखा, और वहां पे दोस्तों कई कोण युग्मों का निर्माण होता है, कई कोणों के युग्मों का निर्माण हो जाता है जो आपस में समान हो सकते हैं, जो आपस में उनका कोणों का योग 180 डिग्री हो सकता है। तो उनका हम चयन करेंगे क्योंकि हमें यहां पे मिल चुका है कि AB और DC क्या है? समांतर। अब इन दोनों को देखकर तिर्यक छेदी रेखाएं लेंगे, और जो
त्रिभुज हमें समरूप करने हैं उन्हीं का जिक्र करेंगे, किसी और का जिक्र नहीं करेंगे। चलिए ये लिखने के बाद ये हो गई चीज, इसको यहां पे छोड़ दें। अब जो त्रिभुज हमें समरूप करने उनको पकड़ते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। त्रिभुज सीईडी और त्रिभुज एबीसी में अगर कोई समानता हुई कोणों में, क्योंकि भुजाओं के तो कोई मान दिए गए है नहीं, अगर कोणों में कोई समानता हो गई तो ये दोनों समरूप हो जाएंगे नियम कंप्लीट होने के बाद में। हमने क्या देखा, सीईडी कहां पे है, ये रहा, देखिए सीईडी। ध्यान रखें, जब किन्हीं दो त्रिभुजों को समरूप करना हो और सिद्ध करने में हमें कोई समरूप त्रिभुज इस प्रकार से संकेत रूप में दर्शाए गए हैं तो ये सोच लें ये जो नाम है वो संगत ही है दोस्तों, सीईडी ये त्रिभुज, और इसका ये एक कोण कितना है, समकोण। ध्यान रखें, इसका एक कोण सीईडी बराबर इस त्रिभुज के अंदर एबीसी, वापस बंद कर दें, इसके अंदर भी क्या है, समकोण, यानी इसका कोण एबीसी ये दोनों 90 डिग्री के हैं। और इसका कारण कौन, ये 90 डिग्री क्यों है, ये 90 डिग्री क्यों है, इसका कारण ये रहा जो प्रश्न में दिया गया है, यानी किसकी वजह से, लंब की वजह से। लंब की वजह से ये दोनों क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री के कोण। तो दो अलग अलग त्रिभुजों के दो कोण क्या हो गए, समान। फिर हमने क्या देखा कि ये जो ए बी और डी सी, ध्यान रखिए दोस्तों, यहां पे ध्यान रखिएगा, यदि ए बी समांतर डी सी, ए बी और डी सी समांतर है वो हमने बता दिया था कि एक ही रेखा पर डाले गए लंब परस्पर समांतर होते हैं। तो ये लंब है तथा इससे हम ले रहे हैं एक तिर्यक छेदी रेखा जो इन दोनों को काट रही है, तिर्यक छेदी रेखा। और वो तिर्यक छेदी रेखा हम ले रहे हैं दोस्तों ये AC। क्यों ले रहे हैं इसका कारण बता देते हैं, क्योंकि अगर ये तिर्यक छेदी रेखा लेंगे तो ये इसका रहा लंब, यानी इसका एक कोण जो हमने बात पहले ही कर रखी है, यानी अब बाद में वापस उस कोण की बात करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब ये अगर मैं रेखा लेता हूं तो हमने क्या देखा कि भाई ये तिर्यक छेदी रेखा, तो देखिए समांतर, फिर तिर्यक छेदी रेखा, फिर वापस समांतर, तो ये एक दोस्तों Z जैसी या N जैसी आकृति बन रही है। जब भी दोस्तों इस प्रकार से N जैसी आकृति या Z जैसी आकृति बन जाती है जिसमें ये दोनों समांतर और ये इसकी तिर्यक छेदी रेखा, या फिर ये दोनों समांतर और ये इसकी तिर्यक छेदी रेखा, ऐसी कंडीशन में ये इनके जो अंदर बनने वाले कोण है, जो एक इस तरफ है और एक इस तरफ है और अंदर की तरफ बन रहे हैं, वे कोण हमेशा दोस्तों समान होते हैं। तो हमने क्या देखा कि भाई ये समांतर, ये तिर्यक छेदी रेखा, ये वापिस समांतर, तो इसके ये देखिए अंदर की तरफ ये कोण, और यहां आते हैं तो तिर्यक छेदी रेखा आने के बाद ऊपर की तरफ ये समांतर रेखा जाएगी तो ये भी अंदर की तरफ एक हो जाएगा इस त्रिभुज का कोण और एक हो जाएगा इस त्रिभुज का कोण, और इन दोनों को हमें समरूप करना है। तो देखिए तिर्यक छेदी रेखा कौन सी ली हमने ले ली AC। तिर्यक छेदी रेखा AC लेने पर, चलिए तिर्यक छेदी रेखा AC ले लेते हैं, कौन सा कोण बराबर हो रहा है, तो हमने देखा कि भाई ये त्रिभुज पहले नहीं है, ABC बाद में ना, तो इसका कोण बाद में लेंगे। इसका हमने कोण देखा, ये C वाला कोण, मतलब कौन ECD, क्योंकि यहाँ पे C पे दोस्तों दो दो कोण बने हुए हैं। ये कोण तो इस बड़े त्रिभुज का है जो दूसरी तरफ हमें समरूप करना है, यानी ये ध्यान रखिए ये कोण नहीं लेना है, ये कोण लेना है। तो कोण ECD बराबर, यानी ये कोण किसके बराबर होगा, इसके बराबर, क्योंकि ये देखिए N जैसी आकृति बन रही है दोस्तों, N जैसी, तो अंदर वाले दोनों कोण, ये अंदर ये भी अंदर, तो ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, समान। तो यहां पे लिखिए कोण A, क्योंकि A पे केवल अकेला कोण बना है, तो ऐसे ही करेंगे। और इसका कारण दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये Z जैसी या N जैसी आकृति के अंदर जो कोण बनते हैं उनको अंतः एकांतर कोण युग्म कहते हैं। ध्यान रखिए, अंतः एकांतर कोण युग्म, और ये कोण हमेशा दोस्तों समान होते हैं। Z जैसी आकृति या N जैसी आकृति, ये दोनों समांतर, तिर्यक छेदी रेखा, ध्यान रखें अंदर की तरफ बनने वाले कोण समान, अंतः एकांतर कोण युग्म। तो हमने क्या देखा, दो अलग अलग त्रिभुजों के ये रहा एक एक कोण बराबर, ये और रहा एक एक कोण बराबर, और यही समरूपता का नियम कंप्लीट हो गया। कोण कोण यानी समरूपता का ये एक नियम है कि जब दो अलग अलग त्रिभुजों के दो संगत कोण यदि समान हो तो वे दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। यही तो है समरूपता का नियम। तो समरूपता के नियम से ये जो दोनों त्रिभुज हमने लिए थे, कौन कौन से, एक CED और एक त्रिभुज ABC, ये दोनों समरूप हो जाएंगे, और यही हमें सिद्ध करना था। हेंस प्रूव इति सिद्धम। प्रश्न संख्या 15 में त्रिभुज ABC की भुजा BC का मध्य बिंदु D है। त्रिभुज ABC लिखा है, कोई विशेष त्रिभुज है नहीं, तो अपना जैसा हमारा मन करे
वैसा एक त्रिभुज बना देते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ विशेष होता कोई समकोण, समद्विबाहु, समबाहु तो फिर हिसाब से बनाते, लेकिन यहाँ पे कोई विशेष कोण तो विशेष त्रिभुज तो है नहीं दोस्तों, तो जैसा है वैसा बना देंगे। चलिए त्रिभुज ABC की भुजा BC का मध्य बिंदु, ये रहा BC, इसका दोस्तों मध्य बिंदु, और मध्य बिंदु हमें पता है कि मध्य बिंदु क्या करता है, दो टुकड़े, और दोनों टुकड़े कैसे दोस्तों, बराबर। ये जरूर ध्यान रखें, मध्य बिंदु दोनों टुकड़े समान हो जाएंगे। आगे देखिए, यदि AD, फिर उन्होंने क्या किया, A और D को मिला के क्या बना दिया, AD। तो चलिए हम भी बना देते हैं AD, क्योंकि A और D को जब तक मिलाएंगे नहीं AD का निर्माण होगा नहीं। हमने AD को मिलाया, A और D को, ये AD का निर्माण। क्या बोला, यदि AD का समद्विभाजन, फिर दोस्तों जैसे BC का मध्य बिंदु कौन, D, उसी प्रकार से AD का भी समद्विभाजन, यानी AD का भी मध्य बिंदु। ध्यान रखें दोस्तों, मध्य बिंदु क्या करता है, समद्विभाजन करता है, समान दो भाग करता है। तो यानी AD का भी क्या करना है दोस्तों, समद्विभाजन। तो चलिए हमने AD का भी समद्विभाजन लगा दिया, बिंदु लगा दिया, जो इसके दो टुकड़े करता है, और दोनों कैसे दोस्तों, बराबर। ये टुकड़े अपने बराबर आपस में, ये दोनों आपस में बराबर। चिन्ह ये नहीं करना है दोस्तों, यहां पे इसी प्रकार का चिन्ह यह सब पे बना दिया, अगर सब पे बना देंगे तो सब बराबर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा प्रश्न में है नहीं। ये मध्य बिंदु, ये दोनों टुकड़े समान, दोनों पे समान चिन्ह लगाया। ये मध्य बिंदु, इन दोनों के ये टुकड़े बराबर, तो इन पर दोनों पर यह समान चिन्ह लगाया, लेकिन ये चिन्ह इन पर नहीं लगाना है। समद्विभाजन का मतलब भी मध्य बिंदु ही होता है दोस्तों। समद्विभाजन करती हुई एक रेखा, एक ऐसी रेखा आएगी जो इसका समद्विभाजन करेगी, वो रेखा कहां से, B से। कहां से आएगी दोस्तों, वो रेखा आएगी कहां से दोस्तों, B से। चलिए हमने बना दी रेखा B से, जो यहां B से रेखा आई है, AD का समद्विभाजन कर रही है। B से इस प्रकार खींच जाए कि वह भुजा AD को, वह भुजा AD को E पर काटते हुए, ध्यान रखें, इस AD को E पर काटते हुए AC को, E पर काटते हुए इस AC को X पर काटे, और AC को वापस दोस्तों कहां पर काटे, X पर। लेकिन ये ध्यान रखें, यहां ये नहीं लिखा है कि X इसका मध्य बिंदु है AC का, ये नहीं लिखा। ध्यान रखें दोस्तों, D क्या है, BC का मध्य बिंदु, तो ये E क्या है, AD का मध्य बिंदु। लेकिन ये जो B से जो रेखा खींची है वो AC को X पर काटती जरूर है, लेकिन मध्य बिंदु का जिक्र यहां नहीं है। तो हमें ये नहीं करना है कि ये दोनों टुकड़े समान कर दिए, नहीं करना है दोस्तों, और फिर हमें ये बात सिद्ध करनी है। चलिए, जो प्रश्न में दिया गया है उससे हमने आकृति का निर्माण कर दिया है। अब जो दिया गया है वो लिख देते हैं। क्या लिखते हैं कि त्रिभुज ABC की भुजा BC का मध्य बिंदु D है, और हमें पता है दोस्तों मध्य बिंदु क्या करता है कि भाई मध्य बिंदु अगर D है तो ये दोनों टुकड़े समान हो जाएंगे। फिर क्या है, फिर ये बोला कि AD का समद्विभाजन करती हुई, AD का समद्विभाजन करती हुई एक रेखा, समद्विभाजन करती हुई एक रेखा B से इस प्रकार खींची गई है कि वह AD को E पर तथा AC को X पर काटती है। ये सारी बात हमने प्रश्न से देख के लिखी है दोस्तों, मन से कुछ भी नहीं लिखा। सिद्ध करना है दोस्तों, देखिए वहां पे देखिए क्या लिखा है, EX बट्टे BE बराबर 1/3। ये बात हमें सिद्ध करनी है। EX कहां पे दोस्तों, देखिए ये रहा EX, और बट्टा में क्या है दोस्तों, ये रहा BE। ये लेके हमें ये 1/3 प्राप्त करना है, चाहे कैसे भी करो दोस्तों। एक छोटा सा संकेत है, यानी जो हमें अपने मन से करना है। संकेत कह दो, यानी संकेत तो चलो प्रश्न में दिया हुआ होता है, मन से कर रहे हैं। एक रचना करनी है छोटी सी दोस्तों, वो रचना हमें अपने मन से करनी है, जो हमें थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि क्या रचना करनी है हमें। कि भाई ऐसी रचना करो कि EX बट्टे क्या लाना है, BE। ये रहा EX, इस तरफ ये रहा EX और ये रहा BE। देखा जाए तो ये दोनों क्या है, एक ही रेखा के भाग है, जो AD को क्या कर रही है, समद्विभाजित, और AC को X पर काट रही है। वही रेखा है, और ये उसी रेखा के दो टुकड़े। तो इसी रेखा के समांतर, ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस BX के समांतर, BX के समांतर, ध्यान रखिएगा, BX के समांतर, और कहां से, D से। ध्यान रखिएगा, इसके समांतर, ये जो मध्य बिंदु था ना उसका, BC का, वहां से एक रेखा खींचनी है जो इसके दोस्तों समांतर होनी चाहिए। BX के समांतर D से रेखा
डी, और जो आपका मन करे वो नाम दे दो। चलिए हमने मान लीजिए यहाँ पर रेखा खींची और ये अपने मन से कोई नाम यहाँ पे ऐसा लिखो जो दिया हुआ नहीं है, तो हमने मान लीजिए यहाँ लिख दिया एफ, यानी रेखा डी एफ खींची। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये हमने अपने मन से की है और ये रेखा क्या कर रही है, खींची जो AC को F पर काटती है। ये हमने मन से रचना की है दोस्तों। इसका ध्यान रखें कि भाई जिनका हमें अनुपात ज्ञात करना है वो एक ही रेखा के भाग हैं और उसी के समांतर एक ऐसी रेखा खींची जो BC के मध्य बिंदु से, और ये दोनों क्या है दोस्तों, समांतर। ये जरूर ध्यान रखें, ये समांतर है। अब हम आराम से इस प्रश्न को कर पाएंगे दोस्तों। कैसे करेंगे अब देखिएगा। चलिए हमने ये समांतर खींच दी, अब आपको क्या करना है, इस EX की बात अलग से करनी है और BE की बात अलग से करनी है। चलिए हम पहले करते हैं EX की बात, ध्यान से सुनिएगा। ये हम कर रहे हैं EX की बात कर रहे हैं, केवल BE की बात नहीं कर रहे हैं। तो हमने क्या देखा कि सर ये जो EX है वो क्या कर रही है कि इस AD को भी काट रही है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, AD को भी क्या कर रही है, काट रही है, और वापिस वही इस AC को भी क्या कर रही है, काट रही है। लेकिन रचना में हमने अभी क्या खींचा था, हमने खींचा था दोस्तों DF, ये रचना की तरह से हमने खींचा था। तो आपको क्या करना है, ये रचना में खींची गई जो भुजा है वो हमारी हेल्प करेगी, मतलब इसको छोड़ना नहीं है। ये हमें हेल्प के लिए हमने खींची है ना, तो ये तो हमें याद रखनी है, ये तो हमें साथ में रखनी है, इसको तो छोड़ना है ही नहीं। और जो हमें सिद्ध करनी है उनको भी नहीं छोड़ना है। तो EX तो लेनी है क्योंकि EX हमें सिद्ध करनी है, और ये समांतर अभी हमने खींची है। तो इन दोनों को अगर मैं देखता हूं तो हमने क्या देखा कि ये दो भुजाओं को काट रही है, इस AD को और इस AF को। हम आगे नहीं जाएंगे क्योंकि ये समांतर वाली हमें काम में लेनी है। तो हमने क्या देखा कि छोटा सा त्रिभुज बन गया ADF। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये एक छोटा सा त्रिभुज ADF में ये ADF बना। इस ADF के अंदर क्या देखा हमने कि ये AD त्रिभुज की भुजा है, DF भी त्रिभुज की भुजा है और AF भी त्रिभुज की भुजा है। तो ये EX क्या है, ये EX ये एक ऐसी रेखा है जो इस त्रिभुज की दो भुजाओं को काट रही है, और यहां पे तो ऐसी काट रही है कि दोनों टुकड़े क्या है, समान। फिर ये आगे जा रही है और DF के क्या है, समांतर। हमने मन से खींचा ना समांतर। तो इसमें हमने क्या देखा कि भाई किसी भी त्रिभुज की, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, किसी भी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से खींची गई ऐसी रेखा जो त्रिभुज की एक भुजा के समांतर भी हो, एक भुजा के तो मध्य बिंदु से गुजरी और एक भुजा के क्या है, समांतर, तो वो आगे जाकर त्रिभुज की जो तीसरी भुजा बच जाएगी। पहली भुजा का मध्य बिंदु, दूसरी भुजा के समांतर, तो तीसरी भुजा को भी मध्य बिंदु पर ही काटेगी। ये है दोस्तों अपना मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम, ये है मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम। अब ये विलोम हमने लगाया क्यों, क्योंकि ये जो EX आ रही है वो एक भुजा के मध्य बिंदु से निकल रही है और एक भुजा के क्या है, समांतर, जो हमने रचना से खींची थी। तो ये जैसे ही विलोम का हम प्रयोग करेंगे, मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम, तो वो क्या हो जाएगी कि ये जो X है वो इस AF का मध्य बिंदु हो जाएगा। AX AF का मध्य बिंदु है। ये मध्य बिंदु प्रमेय का हमने विलोम लगाया तो हमें पता चल गया कि E तो मध्य बिंदु है, X भी क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु। ये AD का मध्य बिंदु पहले से है, ये AF का भी क्या हो गया, मध्य बिंदु। अब सोचिए ये दोनों क्या है, दो भुजाओं के मध्य बिंदु। अब यहां पे एक दोस्तों एक और लगेगा मध्य बिंदु प्रमेय। अब मध्य बिंदु का विलोम नहीं, अब लगेगा मध्य बिंदु प्रमेय। अब ये क्या होता है, मध्य बिंदु प्रमेय क्या कहता है कि जब किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है वो उस त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर, तो समांतर तो पहले से हम रचना से कर दिया था। एक और बात होती है, वो उस त्रिभुज की उस भुजा की आधी होती है। यही तो बात हमें रखनी है, यही मध्य बिंदु प्रमेय है। तो क्या लिखेंगे, EX जो है वो कैसी है, आधी है। आधी किसकी है, DF की। तो ये चलिए हमने लिख दी DF। अब ये कर दी आधी, मतलब दोनों क्या हो जाएंगे दोस्तों, समान। कुछ भी नहीं करना है। EX जो है वो DF की क्या है, आधी है। तो DF को आधी करो, दोनों क्या हो जाएंगे, समान, क्योंकि EX तो पहले से आधी है। और इसको आधी मत करना दोस्तों, इसको करेंगे आधी, दोनों समान। ये मध्य बिंदु प्रमेय। तो ध्यान रखें दोस्तों, मध्य बिंदु प्रमेय क्या है, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर व आधा होता है। ये तो मध्य बिंदु प्रमेय। मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम क्या कहता है कि जब किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से निकलने वाली रेखा त्रिभुज की
किसी दूसरी भुजा के समांतर हो तो वो तीसरी भुजा को भी मध्य बिंदु पर काटती है। यह है मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम। तो एक बार हमने विलोम का प्रयोग किया, एक बार हमने मध्य बिंदु प्रमेय लगाया, ये EX का एक मान आया, EX बराबर 1/2 DF। अब सोचिए इससे हमें थोड़ा बहुत अनुपात प्राप्त हो सकता है। देखो EX का मान आ गया ना, तो इसको लगाते हैं नंबर 1। अब हमें EX की जगह अब हमें और किसकी जरूरत है, BE की। देखिए BE इसमें ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, रचना से हमने जो DF खींची थी उसको छोड़ना नहीं है। ध्यान रखें, उसको तो छोड़ना ही नहीं है। चलिए अब हम क्या करें, इस BE को और इसको अगर मैं देखूं तो हमने क्या देखा, ये जो BE है वो एक अलग त्रिभुज में रह जाएगी और DF है वो अलग त्रिभुज में रह जाएगी। अब ऐसा तो हमें करना नहीं है, हमें तो ये लेनी है दोनों साथ में। तो हम क्या करते हैं, अब इसमें BE ना लेकर पूरी ले लेते हैं BX। ध्यान से सुनिएगा, ये पूरी हम ले लेते हैं BX। तो ये जैसे ही पूरी ली, ये तो लेनी है, जो रचना से हमने की थी वो तो लेनी ही लेनी है। हमने क्या देखा कि ये दोनों क्या है, समांतर, और ये D क्या है, इस BC का मध्य बिंदु। मतलब वही बात वापस शुरू हो रही है दोस्तों। देखिए अब हम पूरी ले रही है, जो हमें सिद्ध करनी है BE, वो BE के स्थान पर ही हमने BX पूरी ले ली, क्योंकि उसके अंदर मुझे BE मिल जाएगा, बाद में हमें मिल जाएगा, वो बाद में भी कर सकते हैं। तो ये ले ली। तो अब हम क्या देखते हैं कि ये तो भुजा है वो बड़ी नजर आ रही है और समांतर है वो छोटी नजर आ रही है। अब की बार क्या होगा कि पहले ये EX कौन थी, भुजा को काटने वाली रेखा। अब ये DF कौन है, भुजा को काटने वाली रेखा। तो अब देखिए इस पूरी को ले लिया और इसके इस तरफ वाला ये त्रिभुज ले लो, पूरा का पूरा, ये पूरा त्रिभुज। दोस्तों ध्यान रखिए, ये पूरा त्रिभुज लिया जिसमें ये जो हमने रचना से खींची थी DF, वो दो भुजाओं को क्या कर रही है, काट रही है। जिसमें वो एक तो मध्य बिंदु है जो प्रश्न में दिया गया है पहले से कि DBC का मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु, फिर ये समांतर, तो FB मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से ये भी FB क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा अपना प्रश्न। चलिए अब करते हैं कौन सा त्रिभुज, BCX में। ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, त्रिभुज BCX में। चलिए BCX में क्या देखा हमने कि ये DF जो D दिया गया है वो क्या है, मध्य बिंदु। DBC का मध्य बिंदु, कोई दिक्कत नहीं, ये क्या है, मध्य बिंदु। और फिर DF क्या है, मध्य बिंदु, और DF जो है वो BX के समांतर है, जो हमने पहले रचना से ही प्राप्त कर लिया था। इन दोनों की वजह से किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर, तो तीसरी भुजा के भी मध्य बिंदु पर काटेगी। यानी ये हो गया अपना मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम, मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम। और ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये जो विलोम हम पढ़ रहे हैं मध्य बिंदु का, ये हम कक्षा 9वीं में पढ़ लिया था, इसलिए हम ऐसा लिख रहे हैं। बाकी हमने आपको बता दिया है कि भाई मध्य बिंदु प्रमेय आखिर क्या होता है। अगर आप चाहो तो इसको पूरा भी लिख सकते हो, और अगर आप इतना लिख दोगे तो भी गलत नहीं होगा। याद जरूर रखें कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से खींची गई रेखा जो त्रिभुज की दूसरी भुजा के समांतर हो, तो वो तीसरी भुजा को मध्य बिंदु पर काटेगी। यानी F क्या हो गया, अतः F इस CX का मध्य बिंदु है, CX का मध्य बिंदु है। चलिए लिख दिया CX का मध्य बिंदु। अब ये भी मध्य बिंदु, ये भी मध्य बिंदु, तो काटने वाली रेखा वापस मध्य बिंदु पर में लगेगा। ठीक है, तो लिखेंगे कि भाई अतः मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से, क्योंकि पहले हमने क्या लिखा कि DBC का मध्य बिंदु, अब F इस CX का मध्य बिंदु, इन दोनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे, कौन सी रेखा बन गई, DF, तो ये क्या हो जाएगी, BX की आधी हो जाएगी। अब ध्यान सुनिएगा दोस्तों, हम क्या करना है, हमें EX को क्या रखा था आगे, तो इस BE को भी क्या रखना है, आगे ही रखना है। ध्यान से सुनिएगा, और ये जो BX है अब आगे रह जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पे हमने जैसे पढ़ा कि भाई ये क्या थी, इसकी आधी थी, तो हमने DF को उस तरफ रखा, EX को इस तरफ। ये भी वही कर रहा है बात, तो करेंगे कैसे। अब हम लिखेंगे दोस्तों, ध्यान सुनिएगा, अगर मैं यहां पे इस DF को पहले लिख देता हूं, गलत नहीं, लेकिन DF का रखना है पीछे, तो यहां रखते हैं, वापस DF को रखते हैं इस तरफ, और BE को रखते हैं इस तरफ। ध्यान सुनिएगा, ये DF उस तरफ और ये BX रखेंगे, सॉरी BX रखना है पूरा, BE नहीं रखना है दोस्तों, क्योंकि हमने पूरी भुजा ली थी। ये BX, यहाँ पे ये जो DF है वो BX की आधी है, ये आधी है ना, तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, आधी, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। तो हमने कुछ भी नहीं किया, हमने इसके जो सिद्ध करना है ना उसके हिसाब से आगे पीछे का ध्यान रखा है। और अब की बार क्या हो गया, ये DF काटने वाली रेखा थी, तो ये आधी है, तो ये तो आधी है, इसको आधी करो, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमें यहाँ EX रखना है, ये पहले समीकरण में EX, नीचे रखना है BE, लेकिन हमें BE तो नहीं मिला, लेकिन ये जो BX मिला ना, इसके हम टुकड़े करके वापस BE प्राप्त कर लेंगे।
दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये सोचिए कि ये रहा bx, ये हटा दो यहां से। क्यों? क्योंकि हमें bx केवल अकेला रखना है, बाद में इसके टुकड़े कर देंगे। तो ये जाएगा बट्टा का 2 यहां जाएगा, 2 का df से क्या हो जाएगा दोस्तों गुणा, और 1 का फिर बट्टा के नीचे लिखने से कोई मतलब नहीं। इसको लिख देते हैं समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों को लेते हैं, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से हमें ये अनुपात प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। चलिए शुरू करते हैं। यहां देखिए, जो बराबर के आगे है वो आगे, यहां जो बराबर के आगे है वो भी आगे ही लिखेंगे, EX बट्टे BX बट्टा में लिखा, मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 को लेकर हम भाग कर रहे हैं, तो बराबर के उस तरफ भी भाग ही होगा। ठीक है, 1 बट्टे 2 DF बट्टे 2 DF, ये DF से DF हो जाएगा कैंसिल। और यहां देखिए दोस्तों, EX की जरूरत हमें है कि नहीं है? जो सिद्ध करना उसमें EX की जरूरत है, लेकिन यहां नीचे देखिए हमें BX की नहीं, हमें BE की जरूरत है। तो BX के 2 कर देते हैं टुकड़े। क्या टुकड़े हो जाएंगे? टुकड़े हो जाएंगे BE प्लस EX, 2 टुकड़े हो गए। बराबर देखिए 1 बट्टे 2 और बट्टा में 2, वापिस बट्टा में 2। ध्यान रखिए दोस्तों, जब ऊपर भिन्न हो, बट्टा के नीचे कोई संख्या, वापिस भिन्न में बट्टा लग गया और फिर एक और संख्या आ गई, भिन्न नहीं आई, तो ये नीचे वाली आपस में गुणा हो जाएगी। ध्यान, काटना नहीं है कि 2 से 2 काट दिया, मत काटना दोस्तों। ऊपर भिन्न, नीचे कोई बट्टा में और संख्या आ गई, तो ये हर जो है वो इससे जाकर गुणा हो जाएगा, यानी 1 बट्टे 4। अब सोच दोस्तों क्या करना है? वज्र गुणन। ये 4 इस तरफ आएगा, ये बन जाएगा 4EX बराबर, ये जाएगा उस तरफ 1 से गुणा हो जाएगा, तो BE ये प्लस हो जाएगा EX। अब हम EX को इस तरफ लाते हैं, ये 4EX माइनस हो जाएगा EX, और बराबर में दोस्तों BE तो शेष बच जाएगा, ये EX आ जाएगा इस तरफ। 4EX में से 1 EX चला जाएगा, बच जाएगा 3EX बराबर BE। अब कुछ भी नहीं करना। इतना करने के बाद हमें EX और BE दोनों मिल चुके हैं। अब इनका बनाते हैं अनुपात। तो ये EX तो रह जाएगा ऐसे का ऐसा ही, ये BE इस तरफ से आगे कहाँ लगेगा? बट्टा के नीचे। ध्यान रखिए, जब दोस्तों उस तरफ से कोई संख्या या चर आकर बट्टा के नीचे आ जाता है और वहां कोई नहीं बचे, तो वहां उसका गुणांक बच जाता है, मतलब कौन? 1। प्लस माइनस में अगर उसको लाते हम, पीछे कोई नहीं बचता तो 0 लिखते, लेकिन ये गुणा में से लाकर बट्टा में रखा है, तो गुणांक क्या बचेगा? 1, और ये 3 चला जाएगा उस तरफ बट्टा के नीचे। यानी जो हमें सिद्ध करना था वो हमने सिद्ध कर लिया है। यानी अब लिखेंगे दोस्तों, हैंस प्रूव इति सिद्धम। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार से इस वीडियो के साथ साथ आज हमारी जो प्रश्नमाला 11.3 है वो भी दोस्तों कंप्लीट हो चुकी है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें। दोस्तों एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारी वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लेकर आएँ, नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।